हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है रीति काव्य, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित होती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए और अपने काव्य पर प्रकाश डालिए। तो जो विहारी हैं उनके काव्य में आपको भक्ति भी देखने को मिलती है, श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है और आम जीवन के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, आम व्यक्तियों आम जन के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। तो इन सब चीजों को मिलाकर इन्होंने एक त्रिवेणी सी, मतलब त्रिवेणी का अर्थ क्या होता है, तीन चीजों का संगम होता है, उसको अपन त्रिवेणी बोलते हैं। तो वही तीनों जो कलाएं हैं, तीनों निधियां हैं, तीनों रस हैं, इनका इन्होंने अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, सामंजस्य देखने को मिलता है। तो इसी को क्या कहा गया है, त्रिवेणी कहा गया है। तो ये इस कथन की आपको क्या करनी है, अच्छे से समीक्षा करनी है। इनडायरेक्टली ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भैया विहारी की काव्य सौंदर्य के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, प्रश्न भैया विहारी के ऊपर आएगा तो आपको ये प्रश्न करना है। अब बात यही है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप चाहे निबंधात्मक प्रश्न हो, चाहे लघुतरात्मक प्रश्न हो और चाहे हो अति लघुतरात्मक प्रश्न, आप तीनों के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से कर लोगे। लेकिन शर्त यही है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। पास में जो ज्वाइन बटन है वो दे के रखा होगा, सब्सक्राइब बटन के पास में, उसको जोर से दबा देना है। और जो गेस पेपर हो गए या फिर सॉल्यूशन पीडीएफ हो गई, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर से ज्वाइन हो जाना, बहुत काम आएगा आपका। तो चलो शुरू करते हैं अपन इन सब बातों को पीछे छोड़कर। परिचय की बात करें तो आपको पता है जो बिहारी है वो भी रीतिकालीन कवि रहे हैं। ये अधिक प्रसिद्ध तो नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपनी जो काव्य है इसके अंदर भावनाओं को बहुत गहराई से उकेरा है। मतलब अगर आप पढ़ते हो तो आपको खुद को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये घटना वास्तविकता में मेरे जीवन में घटी है। ठीक है, तो आपको इनके काव्य की यही विशेषता कि आप इनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बना पाते हो। सांस्कृतिक विदाता है, मतलब इन्होंने हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी भक्ति भावना है, हमारा जो लोक प्रेम है, उसको अपने जो काव्यों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से लिखा है इन्होंने। इनकी काव्य में संतुलन देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ों का एक आपको मिला जुला सा संतुलित रूप को देखने को मिलता है। इनके काव्य में साथ के साथ हमें देखने को मिलती है भक्ति नीति। भक्ति का अर्थ क्या है, ये भाई कृष्ण भक्त रहे हैं तो इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। नीति का अर्थ होता है कि नियम हो गए कि हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, लोक जीवन में हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। साथ के साथ इन्होंने लिखा है श्रृंगार रस के ऊपर, प्रेम रस की अद्भुत छटा है, वो आपको इनके काव्यों के अंदर, इनके जो लेख है इनके अंदर देखने को मिलती है। यही चीज़ें इनको विशिष्ट बनाती है। इनके जो तीनों भावनाएं हैं इनको अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, इसलिए इनके आपके जो काव्य उसमें त्रिवेणी का प्रभावित होती हुई दिखती है। तो पहला पॉइंट है इनकी भक्ति रस की अभिव्यक्ति। तो जो कवि बिहारी कवि हैं ये भक्ति रस से अरोत-प्रोत कवि हैं। इनको मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर इन्होंने अपने लेख को लिखा है। इनके लिए इनका भगवान कृष्ण की भक्ति के ऊपर प्रेम व समर्पण हमें देखने को मिलता है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ निराकारी ईश्वर ही नहीं बल्कि सगुण व साकार कृष्ण को भी अपनाया है। मतलब इन्होंने भगवान का निराकार रूप मतलब भगवान हर कोण में व्याप्त हैं, बल्कि हर वस्तु में व्याप्त हैं, उसी का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि ये बताया कि साक्षात ईश्वर है का सगुण, मतलब गुण रूपी का अर्थ होता है मूर्ति पूजा जब करते हैं या फिर मूर्ति रूप में भगवान के रूप रंग की, आपकी वास्तविक रंग की पूजा करते हैं, रूप की पूजा करते हैं, तो उसी चीज को इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने लिखा है कृष्ण भक्ति पर राधा के प्रियतम थे। इन्होंने लिखा है कि भगवान कृष्ण वो राधा के प्रिय थे, गवालों के मित्र थे, ठीक है, गोपियों के जीवन का आधार थे। साथ के साथ गोपियां हैं, उनका तो जीवन ही इनके आधार पर चलता था। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसकी अद्भुत छटा के साथ लोक जीवन का उनका प्रेम, उनका जीवन कैसा रहा उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही प्रेम ढंग से लिखा है। जैसा कि इन्होंने लिखा है अपने, एक आपको उदाहरण के माध्यम से
बताऊं, जिनके बसत नंद गाँव मन मोही मुरलीधर। तो इन्होंने लिखा है कि जिनके बसत नंद गांव, तो जिस नंद गांव में, गोकुल मथुरा में जहां भगवान श्री कृष्ण बसते हैं, मन मोहे मुरलीधर, और इस मुरलीधर जो भगवान श्री कृष्ण है, इन्होंने अपनी मुरली बजा बजा कर सबका मन क्या कर लिया है, मोह लिया है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो विशेषता है, उनके द्वारा जो लोगों का उनके प्रति प्रेम है, वो देखने को मिल रहा है इस पंक्ति के अंदर आपको। अगले वाला पॉइंट है, राधा मन ही बसायो रसिक नगर मधुकर। जैसे कि इस रसिक, रस से भरे हुए मधुकर, मधुकर मतलब भगवान श्री कृष्ण है, इसको पूरे नगर ने अपने अंदर समा लिया है। पूरे नगर ने, नगर है, पूरे नगर के लोग हैं, मथुरा के जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, अब उनके प्रेम में रच बस गए हैं। वैसे ही राधा ने भी उनको मन में बसा लिया है। तो इन पंक्तियों में राधा का श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है, और यही पंक्तियां हैं बिहारी के द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको यहाँ पर उन जो भक्ति, आत्मीयता व प्रेममयी समर्पण युक्त जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं आपको। अगले वाला पॉइंट है नीति का तत्व ज्ञान। तो बिहारी के काव्य में आपको नीति की सूक्तियाँ भी मिलती हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ भक्ति के ऊपर ही नहीं लिखा है, बल्कि साथ के साथ इन्होंने लिखा है हमारे लोक जीवन में क्या क्या हमें नीतिपूर्ण जीवन को जीना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है जीवन का व्यवहारिक पक्ष होता है, हमारे जीवन के अलग अलग पक्ष होते हैं, उसका इन्होंने व्यवहारिक पक्ष के बारे में लिखा है, नैतिकता के बारे में लिखा है, और लिखा है लोक व्यवहार के बारे में कि हर व्यक्ति को किस तरीके से अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। नीति उनके लिए केवल शासकों के नहीं बल्कि जनमानस के जीवन की भी दिशा है। तो इनका मानना है जो नीतिपूर्ण जीवन है वो हर व्यक्ति को जीना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं का कार्य नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति, हर एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने जीवन में किसको अपनाना चाहिए, नीतिपूर्ण जीवन, सम्मान, नियम, अनुशासन पूर्ण जीवन को जीना चाहिए। ये इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से लिखा है। संग बुरे को कीजिए जैसे सर्प मणिधर। इन्होंने क्या लिखा है, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, आपको भी जीवन में बहुत काम आएगी। संग बुरे को कीजिए। संग हो सकता है बहुत सा ऐसा समय आएगा आपके जीवन में जब आपके बुरे लोगों का भी संग करना पड़ेगा, लेकिन रखिए खुद को कैसे, जैसे जो मणि है वो सर्प के मुंह में रहते हुए भी एकदम विष रहित रहती है। तो इन्होंने क्या बताया है कि आपको क्या करना है, आपको बुरे कभी वक्त ऐसा आएगा बुरे लोगों के साथ रहना है, लेकिन उनके बुरे जो व्यवहार है, उनका जो बुरा आचरण है, बुरा व्यक्तित्व है, उसकी आपको बिल्कुल भी उनका बुरा व्यवहार ग्रहण नहीं करना है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि जो मणि है वो सांप के मुंह में रहती है, जैसे सांप के मुंह में विष रहता है ना, लेकिन फिर भी उसमें विष की एक छटा भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। कभी समय पर काम दे विष भी ओए उभारी। तो इन्होंने कहा है कि कभी बुरे व्यक्ति का आपको ऐसा समय आएगा जब आपको बुरे व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा, बुरे व्यक्ति के साथ आपको जो क्या है कि आपको कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको उसकी विष रूपी बुराइयों को ग्रहण नहीं करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने अपने जीवन में इन सब से क्या बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में हो सकता है ऐसा वक्त आए जब आपको बुरा साथी चुनने का वक्त मिले, बुरा साथी को साथ देने का जीवन में वक्त मिले, लेकिन आपको उसके व्यक्तित्व को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं जीना है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर इन्होंने क्या बताया कि हमारे जीवन को हमें किस प्रकार से नीतिपूर्ण, अनुशासनपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है श्रृंगार रस की मधुरता। तो इनके जो काव्य है और बिहारी ने लिखा, और अगर आप श्रृंगार रस, प्रेम रस की बात ना करें तो ये समझ लीजिए कि उनके जो आप काव्य है उसका तिरस्कार कर रहे हो। तो श्रृंगार रस के तो अद्भुत कवि रहे ही रहे हैं। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है श्रृंगार रस पे। बिहारी का श्रृंगार रस मर्यादन सौम्य व भाव प्रधान है। तो इन्होंने जो श्रृंगार रस की छटा की है उसमें एक बहुत मर्यादा रखी है, बहुत ही एक अनुशासित, एक पूरी एक बहुत थिन लाइन, एक बहुत पतली लकीर के मर्यादा के भीतर लिखते हुए रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छी काव्य की रचना करी है, जिसमें सौम्य और भाव प्रधान है। मतलब जैसे ही बिहारी को आप पढ़ोगे तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि जैसे इन्होंने जो लिखा है वो ऐसा ही कुछ अनुभव मैंने भी जीवन में किया है। इन्होंने लिखा है कि राधा कृष्ण
कि प्रेम लीलाओं का श्रृंगारिंग ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने राधा कृष्ण है उनकी जो उनके द्वारा जो क्रियाकलाप होते थे, उनकी जो प्रेम लीलाएं थी, उनको अपने श्रृंगार, अपने प्रेम रस, अपनी अद्भुत जो इनकी कला थी लिखने की, जो काव्य की रचना करने की जो कला थी, उस पर इन्होंने लिखा है। जैसे संयोग वियोग मतलब मिलना और अलग होना, नख विख वर्णन करना, प्रेम की जो एक दूसरे प्रति तड़प थी वो, और मिलन का उत्साह, जब वो मिलते थे तब उनका उत्साह था, उस पर लिखा है। राधा नैन निहारे लजो श्याम सुंदर गात। तो इन्होंने लिखा है कि जब राधा है अपने नैनों से श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर को निहारती है, तब क्या होती है, भगवान वो स्वयं ही क्या हो जाती है, लज्जा से, शर्म से झुक जाती है, उसको शर्म आ जाती है। फिरी फिरी चले चित्त चोर करे मधुरत मुस्कुरात। और कृष्ण जो प्रेमियों के चोर कहलाते हैं, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है उनको देखकर कोई भी व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, इसलिए उनको प्रेमियों का चोर कहा गया है। तो जैसे ही उनको राधा देखती है तो वो क्या हो जाती है, अपनी निगाहों से घूरती है, तो वो उसको देखकर क्या हो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण वो मंद मंद मुस्काने लगते हैं। और यही जो मुस्कान है वो राधा है उसको प्रेम में मोह लेती है। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से संबंधित देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी ही अद्भुत पंक्तियां लिखी हैं श्रृंगार रस के ऊपर। अब बढ़ते हैं इनकी काव्य शैली के ऊपर। तो इनकी भाषा, जैसा कि आपको पता है रीतिकालीन कवि रहे हैं, तो मुख्यतः इनकी भाषा कौन सी देखने को मिलती है, ब्रज भाषा देखने को मिलती है, और सरस व भावपूर्ण प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। कवित्व सवैया का उत्कृष्ट आपको लेखन देखने को मिलता है। अलंकार में अद्भुत प्रयोग किसका, साब अनुप्रास अलंकार देखने को मिलती है। उपमा और रूपक अलंकार का अद्भुत छटा व अद्भुत प्रयोग देखने को मिलती है। ऐसा प्रयोग किया है रूपक अलंकार का, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बिना अलंकार के कोई भी काव्य, बिना अलंकार और छंद के आपको पता है कोई भी काव्य है, खास करके जो हिंदी साहित्य के कवि रहे, इनका अधूरा लगता है एकदम। और भाव की बात करें तो इनके भाव व मधुरता, सरलता व हृदय स्पर्श से रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो बिहारी हैं, इनके जो त्रिवेणी, जो इनका जो काव्य रचना वो त्रिवेणी के संगम के समान लगती है। बिहारी इनकी भक्ति में गहराई, नीति में समझदारी और श्रृंगार में कोमलता की एक साथ प्रभावित होती है। मतलब भक्ति में आपको गहराई देखने को मिलेगी, नीति में समझदारी, मतलब जब नीतिपूर्ण बातें करी, काव्य करी, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिहारी ने क्या ही समझदारीपूर्ण बातें करी हैं। जब भक्ति की बात करी तो इन्होंने ऐसा लगता है आपको जब पढ़ते हो कि इनसे बेहतर कोई भक्त नहीं रहा होगा भगवान श्री कृष्ण का। और जब बात की इन्होंने श्रृंगार रस की, प्रेम रस की, तो इनका हृदय प्रेम है वो कोमलता से भरा हुआ दिखता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने जीवन के तीनों पक्षों को आत्मीयता, व्यवहार के साथ और प्रेम के साथ दिखाया है। तो यही चीज़ है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति व श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। धन्यवाद। अगर आप आपने अभी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीति काव्य का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों में मिली, इस कथन के आधार पर केशव के काव्य की संवादों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो केशव दास है वो रीतिकालीन कवि हैं, उनको सर्वाधिक सफलता उनके जो संवाद, उनकी जो बातचीत में लिखी गई जो कृतियां हैं उनसे मिलती है। तो इस कथन के आधार पर जो केशव दास हैं उनके काव्य की आपके सामने जो संवेदनात्मक जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, बार बार देखने को मिलता है, इस प्रश्न को अपन अच्छे से करेंगे। लेकिन इस जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने सब्सक्राइबर का, 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे सब्सक्राइब करो। और फायदा ये है, आपकी एग्जाम से पहले सब्सक्राइब कर दो ना, एक इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूं आपकी यूनिवर्सिटी में सेम टू सेम वही पर्सन देखने को मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूं ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, तो जाओ और जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो भाई आप।
चलिए अब शुरू करते हैं केशव दास को सर्वाधिक सफलता संवादों से मिली इसके बारे में, संबंधित प्रश्न के बारे में। केशव दास रीति काल के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। केशव दास को क्या माने जाते हैं आपके सामने? रीति काल के आपके सामने प्रमुख आचार्यों में से, प्रमुख कवियों में से उनका नाम आपके सामने जाना जाता है। उनकी कृति, उनकी जो कृति है रसिका प्रिय और रामचंद्रिका है। मतलब उनके द्वारा जो प्रमुख कवि जो कृतियां लिखी गई है वो कौन सी है? रसिका प्रिय और रामचंद्रिका। अच्छे से याद कर लेना भाई, रसिका प्रिय और रामचंद्रिका जो केशव दास के द्वारा आपके सामने उनकी कृतियां लिखी गई है। केशव दास की काव्य प्रतिभा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब जो केशव दास के द्वारा जो काव्य प्रतिभा है वो उनकी एक बहुत ही अद्भुत क्या है आपके सामने विशिष्ट कला है। समझ में आएगा? उनका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनका संवाद चित्रण दिखाई देता है। उनके द्वारा अलग उनकी जो बातचीत करने के तरीके थे, उनके जो लिखने का तरीका था वो संवाद के रूप में था। इसलिए साहित्य में मत प्रचलित है केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों से मिली। मतलब जो केशव दास है उनको जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने जो अपनी साहित्य की रचना की उसमें क्या देखने को मिलता है आपके सामने? संवाद देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आपस में जैसे दो लोग बातचीत करते हैं इस प्रकार से संवाद देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केशव दास को सफलता उनके द्वारा लिखे गए संवादों से मिलती है। अगले वाला पॉइंट है संवादों की स्वाभाविकता। केशव दास के संवाद अत्यधिक संभाविक हैं और पात्र अनुकूल होते हैं। मतलब आप जब उनको पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि वास्तविकता में घटना घटित हो सकती है। क्या लगता है? कि वास्तविकता में कहीं ना कहीं घटना घटित होगी और पात्रों के अनुसार, जैसे पात्र हैं उसी के अनुसार आपके सामने केशव दास ने क्या लिखा है? साहित्य की रचना की है। पात्र जिस भावभूमि में स्थित है, मतलब जो पात्र है वो जिस भावना से आपके सामने साहित्य को पढ़ना चाहता है उसी के अनुरूप उनकी वाणी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत की जाती है। मतलब जिस भावना में आपके सामने जो पात्र होता है उसी की भावना में उन्होंने अपनी वाणी को प्रस्तुत करने का काम किया है। विशेष करके रामचंद्रिका में राम सीता के लक्षण को जो लक्ष्मण का जो संवाद है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। क्या है? रामचंद्रिका में जो भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बीच में जो आपके सामने क्या देखने को मिलता है? जो संवाद देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है? अच्छा है, बहुत ही ज्यादा आपके सामने प्रभावशाली है। कोई भी व्यक्ति जब उसको पढ़ता है तो उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। समझ में आ गया? ये अच्छा पॉइंट है भाई। रामचंद्रिका में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में घटना कहीं ना कहीं घटित हो रही होगी। अगले वाला पॉइंट है भाव अभिव्यक्ति की सघनता। संवादों के माध्यम से केशव ने पात्रों में आंतरिक भावनाओं को संजीव किया गया। मतलब जो अलग अलग प्रकार के इन्होंने पात्र रखे, केशव दास ने क्या क्या अलग अलग प्रकार के पात्रों में आंतरिक भावना, जो कोई भी मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की भावना होती है। मतलब भाई थान के तो गुस्सा है, के प्रेम आओगो, के थान एकदम जोश आ जाओगो, तो इस प्रकार की भावनाएं आती है ना। इन सभी भावनाओं को आपके सामने केशव दास ने क्या है? अपने साहित्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। क्या क्या है? केशव दास ने अपनी बातचीत या जो साहित्य है उसके माध्यम से जितने पात्र हैं उनकी आंतरिक भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया। पहली भावना है प्रेम। कोई भी व्यक्ति जब प्रेम में होता है तब वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे बातचीत करता है, ये केशव दास के साहित्य में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? केशव दास का जो साहित्य है उसमें सब चीजें देखने को मिलती हैं। करुणा। कोई भी व्यक्ति के प्रति जब आप सहानुभूति महसूस करते हो, क्या महसूस करते हो? कोई भी व्यक्ति के प्रति जब आप सहानुभूति महसूस करते हो तो आपके मन में कैसा भाव आता है? करुणा का भाव आता है। कैसा भाव आता है भाई? करुणा का भाव आता है। और ये करुणा का भाव भी आपके सामने उनके साहित्य में देखने को मिलता है। वीरता। जब आपको अपने देश पर देशभक्ति, अपने राज्य से संबंधित आपके सामने अगर कोई बात है तो आप एक जगह हो जाते हो, जैसे हम भारतीय हैं, इस प्रकार की आपके मन में बात आती है तो ये वीरता की भावना है। और क्रोध। जब आप कोई भी मुश्किल चीजें सुनते हो, कोई भी आप इस प्रकार की भावना आपके मन में आती है तो आप आग बबूला हो उठते हो, जो क्रोध की भावना वो आपके मन में देखने को मिलती है। तो यही भाव अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दो लोग, जैसे भगवान श्री राम है और भगवान लक्ष्मण है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में वीरता की भावना आ रही है। या भगवान लक्ष्मण क्रोधित है तो क्रोध की भावना आ रही है। जब आप पढ़ते हो तो आपके अंदर भी इस प्रकार की जो भावना है वो अभिव्यक्त होने लग जाती है। नाटकीयता।
केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण विशेष रूप से उल्लेखित है। मतलब जो केशव दास है, उन्होंने अपने जो साहित्य की रचना की उसमें नाटक, जो दो साहित्यकार है उनके बीच में जो नाटकों का गुण है वो विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नाटकीय गुण आपस में देखने को मिलता है। घटनाओं को गति और संवेदनाओं, संवाद को तीव्रता पाठकों को जोड़े रखती है। क्या करती है? एक घटना खत्म, जैसे मतलब इन्होंने जो साहित्य लिखा ना, जैसे आप रामलीला देखी होगी तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, घटना होती रहती है ना। तो इसी प्रकार के इन्होंने एक प्रकार से नाटक के रूप में अपने साहित्य की रचना की, जिसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। भाई भगवान श्री राम जो स्वयंवर होता है, फिर आपके सामने उनको कहां पर वनवास मिलता है, फिर वो वन में जाते हैं, क्या करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे क्या आपके सामने जो पढ़ने वाला व्यक्ति वो बोर नहीं होता है, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है लगातार पढ़ते रहना। भाई एक घटना को आपने लंबा चौड़ा घसीट कर बड़ा कर दिया तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर छोटी छोटी घटनाओं के रूप में दिखा दिया जाता है तो आपके सामने जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो उससे जुड़ाव महसूस करता है। संवादों में उत्सुकता और प्रभावशालीता बनी रहती है। मतलब जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो उत्सुक रहता है। क्या रहता है? पढ़ने वाला व्यक्ति आपके सामने वो क्या रहता है? उत्सुक रहता है अपने साहित्य को पढ़ने पर, और जो साहित्य है उसको वो प्रभावशाली ढंग से आपके सामने बना रहता है। मतलब सीधे बात है, पढ़ने वाले व्यक्ति को मजा आता रहता है इसमें। अलंकारी सौंदर्य, अलंकारी सौंदर्य क्या होता है भाई? रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुरूप केशव के संवादों में अलंकारों से युक्त है। मतलब रीतिकाल के जितने भी कवि हुए उनकी यह समझ लो एक प्रमुख आपके सामने उपलब्धि यही थी, या प्रमुख रूप से उनकी विशेषता यही थी कि वो अलंकारों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे भाई? आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो अलंकार होती थी उन अलंकारों का वो प्रयोग किया करते थे। इसमें उनके द्वारा उपमा अलंकार, रूपक व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से अलंकारों का? रूपक अलंकारों का, उपमा अलंकारों का और अनुप्रास अलंकारों का। जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। अलंकार संवाद को प्रभावपूर्ण और काव्यमय बनाती है। जो उनके द्वारा साहित्य की रचना की गई अलंकार क्या करते हैं? जो संवाद होता है वो पढ़ने में अच्छा लगता है, प्रभावशाली होता है, और काव्य में जब आप पढ़ते हो तो एकदम कविताओं के माध्यम से जैसे कविता को पढ़ रहे हो इस प्रकार का काव्य में लगता है, प्रभावशाली और काव्य में लगता है। अगले वाला पॉइंट है चरित्र चित्रण में सहायक। संवादों के माध्यम से पात्रों का जो चरित्र होता है उसको स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार के संवाद है, जब वो जो संवाद, जो अलग अलग प्रकार के जो पात्र हैं वो आपस में बातचीत करते हैं तो उनका चरित्र कैसा है, उनका उस कैरेक्टर कैसा है। जैसे आप मूवी होती है उसमें हीरो का कैरेक्टर होता है ना, फीमेल एक्ट्रेस का कैरेक्टर रहता है, विलन का कैरेक्टर रहता है, तो आप वो जैसे काम करते हैं तो उसी से तो पता चलता है कि भाई इनका क्या कैसा चरित्र है। तो यही है, जब वो कैरेक्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि उनका चरित्र कैसा है। जैसे भगवान श्री राम का मर्यादित स्वभाव बताया गया, कैसा कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां वो अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। सीता के करुणा और पतिव्रत व्यक्तित्व देखने को मिलता है। माता सीता कैसे हैं? करुणा से भरी हुई। जैसे एक स्त्री, आम स्त्री कैसे करुणा से भरी हुई होती है, वैसे माता सीता भी करुणा से और अपने भगवान श्री राम के प्रेम के प्रति समर्पित है। लक्ष्मण की तीव्रता, लक्ष्मण एक आम नौजवान युवक की तरह गुस्सेल स्वभाव के, हर काम को तुरंत करने पर तीव्रता वाले व्यक्तित्व के रूप में देखने को मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति जब आपस में भाई बातचीत करता है तो अपन भी तो उसकी पर्सनैलिटी पता कर लेते हैं। भाई आपका दोस्त है ना, उसकी कैसी पर्सनैलिटी आप कैसे पता चलता है? जब आप उसके साथ रहे हो, उसकी बातचीतों को सुना है तब पता चलता ना। तो यही आपके सामने लक्ष्मण की तीव्रता, भगवान राम की मर्यादित पुरुष के रूप में और सीता की करुणा व पतिव्रता देखने को मिलती है। इन सब का प्रभावी चित्रण संवाद के माध्यम से संभव हुआ। मतलब इनका सबका अगर प्रभावी चित्रण बात करें तो ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं इसके माध्यम से पता चलता है। भाषा शैली, केशव ने ब्रज भाषा को मधुर व अलंकारित रूप में प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? जो केशव दास है इन्होंने जो ब्रज भाषा है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा को मधुर, एकदम मधुर भाषा के रूप में और अलग अलग प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनके रूप में प्रयोग करने का काम किया है। क्या काम किया है? जो केशव दास ने जो ब्रज भाषा है उसकी जो मधुरता है और उसका जो अलंकारी रूप है उसको आपके सामने प्रयोग किया है। संवाद के भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया और लयात्मकता देखने को मिलती है। मतलब जैसे जो दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में कैसे बातचीत होती है, समझ में आ गई? तो भावनाओं से भरी हुई बातचीत है, साथ के साथ
एक मतलब एक संवाद खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर तीसरा, आप अपने दोस्त के साथ कैसे बातचीत करते हो ना, तो उस प्रकार का इन्होंने साहित्य की रचना की है। अगर आप मिला जुला इनका मूल्यांकन करें तो केशव दास के काव्य में संवाद केवल वार्तालाप ही नहीं, मतलब केशव दास का जो काव्य है उसमें जो संवाद या बातचीत हो रही है उसमें केवल आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है, बल्कि भाव और चरित्र की अभिव्यक्ति है। मतलब जो आपस में जो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर हैं वो किस प्रकार की भावना से अपनी बातचीत कर रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उसकी अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। उनकी संवाद योजना को जीवित और प्रभावी बनाती है। क्या बनाती है? उनके आपस में बातचीत करने की तरीका, उनका जो उनकी साहित्य है उसको एकदम जीवित और प्रभावशाली बनाता है। यद्यपि कहीं कहीं पर अलंकारिता का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है, लेकिन काफी बार क्या होता है, कहीं कहीं पर जो अलंकार है उसका प्रयोग बहुत अधिक प्रयोग किया गया। क्या किया गया? काफी बार जो अलंकार का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में कर दिया गया, इस प्रकार से लगता है। फिर भी संवादों को प्रभावशालीता और उनके काव्य की विशेष पहचान है। फिर भी जो आपस में जो अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर बात करते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली लगते हैं और उनके काव्य की विशेष पहचान के रूप में लगते हैं। निष्कर्ष की बात करें, केशव का सर्वाधिक सफलता संवादों से मिली है। अगर अपन निष्कर्ष की बात करें तो केशव दास है, उनके साहित्य की पहचान ही अलग उनके बातचीत या संवादों से होती है, और ये कथन कहीं ना कहीं सार्थक भी है। कैसा लगता है? वास्तविक भी लगता है। उनके संवाद स्वाभाविक है, वास्तविक है, भावपूर्ण है, नाटकीय और चरित्र निर्माण में सहायक है। मतलब भावनाओं से भरे हुए हैं, वास्तविकता है, नाटक जैसे लगते हैं, और कोई भी चरित्र है, कोई भी कैरेक्टर के चरित्र को निर्माण करने में सहायक है। इस दृष्टि से समाज चित्रण उनके काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ पक्ष माना गया। मतलब इस दृष्टि से अपन बात करें तो उनके जो संवाद को चित्रण करने की जो कला है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो बच्चों, आपका जो ये प्रश्न होने वाला था, केशव दास को सर्वाधिक सफलता उनके संवादों से मिली, उससे संबंधित प्रश्न को मैंने करा दिया है। इस कथन के आधार पर कैसे जो केशव है उनके काव्य के संवाद की विशेषताओं के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होता है हिंदी साहित्य का रीति काव्य, उससे संबंधित मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न की पूरी सीरीज करवाने वाला हूं। इसमें से पहला प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया है। कौन सा? कविवर भूषण राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम और वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। आपको इस पर सविस्तार टिप्पणी करनी है। तो मैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अलग अलग बार आपको पता है रिपीट हुआ है, तो इसको सविस्तार व्याख्या करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको इस क्वेश्चन का, चाहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए, चाहे निबंधात्मक प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक प्रश्न आए और चाहे अति लघुतरात्मक प्रश्न आए, तीनों टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से कर लोगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो कवि भूषण के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। और जो गेस्ट पेपर होते हैं इनके वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना आपको। तो चलो शुरू करते हैं आपको। तो देखो, जो हम सब जानते हैं जो कवि भूषण हैं, इन्होंने अपनी जितनी भी कविताएं लिखी हैं ये किस समय के कवि रहे हैं? जिस समय जो भारत है वो मुगलों से या फिर जो विदेशी आक्रांताओं थे ना, उनसे पूरी तरीके से क्या था, पीड़ित था, उसमें अपने चरम सीमा पर था। जो विदेश जो मुस्लिम जो आक्रांताएं हैं वो क्या के भारत पर उत्पीड़न कर रहे थे, उस समय इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा और इनकी कविताएँ हैं वो पूरी तरीके से जो वीर रस है जो उनसे भरी हुई हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है। तो कवि जो भूषण है उनके राष्ट्रीय भक्ति, वीरता और स्वाभिमान आपको है वो देखने को मिलता है। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने जब भारत मुगल है वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे और विदेशी आक्रांताओं का अत्याचार ग्रस्त था, उस समय इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत के जो लोग हैं उनके अंदर देश प्रेम व राष्ट्र प्रेम को और स्वदेश की चेतना को भरने का इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से कार्य किया है। अब इन्होंने जो जो कविताएं लिखी हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं वो अपन वो देखेंगे। तो इनका जो पहली विशेषता ये थी कि राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश प्रेम। तो ये जो कविताएं लिखते थे इनके अंदर आपको राष्ट्रीय चेतना व स्वदेश प्रेम देखने को मिलता था। इनका ये कहना था कि हमारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए हमें अपने। साथ के साथ इन्होंने शिवाजी
76 साल जैसे वीरों के माध्यम से विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी। मतलब इन्होंने अपनी काव्य में जो अपने स्वदेशी जो योद्धा हुए हैं उनके बारे में लिखा, उनका उदाहरण दिया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप देखिए ऐसे योद्धाओं के कारण ही हमारा देश है वो क्या हो सकता है, इन विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या हो, लोगों को और ज़्यादा जो स्वदेशी भावना जागी और राष्ट्रभक्ति की भावना में ओतप्रोत हुए। जैसे कि इनका उदाहरण है, जोरो थरेऊ मुड प्रथम हु सोही सोही सो दु युद्ध में डरे। तो इन्होंने कहा जोरो थरेव मुड प्रथम ही, मतलब इन्होंने कहा अगर दुश्मन है वो मेरे 100 बार भी अगर सर काट ले, 100 युद्ध में डरे तो भी मैं क्या है युद्ध में 100 दुश्मनों को मार दूंगा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर दुश्मन है वो अगर मेरी पर सिर भी काट ले, सिर भी काटने का डर हो तो भी मैं 100 दुश्मन युद्ध में लड़ने के लिए जाऊंगा और युद्ध में 100 दुश्मनों को तो ढेर कर दूंगा। इनका अर्थ ये था कि चाहे मृत्यु का मुझे कोई भी डर नहीं है, अगर चाहे कितना भी दुश्मन खतरनाक हो सामने, लेकिन फिर भी मैं युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जरूर से जाऊंगा। इनका अर्थ यही था। अगले वाला पॉइंट है वीर रस की प्रधानता। तो भूषण ने वीर रस से ओज तेज व उत्साह प्रथम था। वीर रस का आपको पता है उत्साह हो गया या फिर देशभक्ति हो गया, जो साहस का जो रस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वीर रस। तो इनकी कविताएं हैं भाई उसी समय लिखी हैं, तो उनके वीर रस तो होना ही था। जैसे कि इन्होंने कविता लिखी है, कवित समुझे, जैसे कि कवि ने जो उनका एक दोहा है कि कवित समुझे के खल करतूत करे बिन मूल मलिन मत भारी। तो इन्होंने किसी महिला के बारे में, किसी स्त्री की जो सुंदर सौंदर्य है उसके बारे में लिखा है कि कवित समुझे के खल करतूत, मतलब कवि है वो कहते हैं कि कोई भी स्त्री है या कोई भी व्यक्ति है उसकी सुंदरता को देखकर हम उसके दुर्व्यवहार, उसका कैसा व्यवहार है उसके बारे में नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि करे बिन मूल मालिन मत भारी, मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मूल, यानी मूल का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, जो पेड़ की जड़ होती है उससे लिया गया है कि जैसे कि हम किसी पेड़ की जड़ को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो फूल कैसा होगा, उसका फूल कैसा होगा। अगला है भूषण बखानत छत्रपति जस जसु नभ बीची जू चमके नारी। तो इन्होंने कहा है कि हे भूषण जो छत्रपति शिवाजी हैं उसका बखान है वो पूरे नभ के अंदर भी चमक रहा है। तो यहाँ पे नभ दिया गया, इसके अंदर भी चमक रहा है। तो यहाँ पर जो 76 साल हैं उसके जो योद्धा रूपी चीज़ को उन्होंने दर्शाया है। साथ के साथ इन्होंने उनकी सुंदरता के ऊपर भी लिखते हुए उनके योद्धा रूप को भी समझाया है, उनके साहस को भी समझाया है। तो ये इनकी वीरस की प्रधानता की कुछ दोहे हैं, कविताएं आपको देखने को मिलती हैं। वीरों की स्तुति और महिमा गान। तो इन्होंने क्या किया है, जो कवि भूषण है इनके द्वारा शिवाजी हो गए, 76 साल हो गए और अन्य जो राष्ट्रीय नायक हैं उनके वीरता से संबंधित जितनी भी नीतियां हो गई, धर्म रक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किए, इन्होंने कितने बड़े योद्धा रहे, युद्ध भूमि में कैसे इन्होंने युद्ध लड़े, कैसे विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपने अभियान चलाए, इस सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है, उनका गुणगान किया है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे शिवा भूषण, छत्रसाल भूषण व शिवराज भूषण। तो इन सब रचनाओं में उन्होंने इन वीरों की क्या रणनीति, पराक्रम और देशभक्ति का वर्णन किया है। अब बढ़ते अगले नंबर 4 नंबर पॉइंट की तरफ, ओजपूर्ण भाषा और शैली। तो भूषण की जो भाषा है वो पता है आपको ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा जो कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित है, लेकिन ब्रज भाषा होते हुए भी इन्होंने जो ओजपूर्ण तत्कालीन भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन इसके अंदर आपको ओजपूर्ण मतलब एक साहसिक भावना देखने को मिलेगी और अपनी जो भावनाओं को है इन्होंने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। इन्होंने अनुप्रास अलंकार, यमक व उपमा आदि अलंकारों का अच्छे से प्रयोग किया है। तो इनके जो काव्य शैली आपको इसके अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार व उपमा अलंकार देखने को मिलेगी। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक और नैतिक पक्ष। तो कवि भूषण है, इन्होंने काव्य में धर्म, नीति और न्याय की स्थापना देखने को मिलती है। इन्होंने बताया है कि जो
हमारा समाज है या फिर हमारा जो धर्म है, हमें अपने धर्म के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमारा धर्म ही हमारा जो सम्मान है, हमारा ही संस्कृति है। तो हमें अपनी संस्कृति धर्म के लिए क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। अपने स्वदेश प्रेम के लिए हमें युद्ध में उतरना चाहिए। और जो व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ है या हमारे धर्म की निंदा करता, हम उसके विरोध करते हैं। तो इन्होंने अपने धर्म की को रक्षा के हेतु सर्वप्रथम व संघर्ष के महत्वपूर्ण माना है। अगला पॉइंट, निष्कर्ष की बात करें, भूषण का कार्य सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति के भी महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कवि भूषण है, इनका सिर्फ ये साहित्य नहीं है बल्कि आप ये समझ लो राष्ट्रभक्ति से अरोत-परोत एक पूरी पुस्तक है। इन्होंने अपने शब्दों की तलवार की धार और तीव्र किया, मतलब इन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग एकदम तलवार की धार के जैसे एकदम बहुत ही धारदार रखे। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण की प्रशंसा और विदेशी शासन के प्रति विरोध, इन सब गुणों के कारण ही भूषण को वीर रस के अद्वितीय राष्ट्रीय चेतना के अरोत-परोत कवि कहा गया है। तो हम सब जानते हैं जो कवि भूषण है, इन्होंने अपने राष्ट्रभक्ति इन्होंने दिखाई, ठीक है। इन्होंने वीर रस का अच्छे से प्रयोग किया और इनका विदेशी शासन के खिलाफ जो विरोध था, यही सब चीज़ गुण है, इनको क्या बनाती हैं, वीर रस का अद्वितीय कवि और राष्ट्रीय चेतना का इन्होंने अद्वितीय कवि कहा गया है। तो यही है कि कवि भूषण के अंदर आपको जो इन्होंने जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, इसके अंदर आपको वीर रस की प्रधानता मिलती है। इन्होंने क्यों मिलती है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है क्योंकि इन्होंने जब अपना लेखन लिखना शुरू किया उस समय जो मुग़ल शासक था, औरंगजेब था, ये सब, और जो मुस्लिम आक्रांताएँ थे या बाहरी आक्रांताएँ थे, इन्होंने भारत पर अत्याचार कर रखा था। वो हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे थे, या जो उस समय के जो अपना धर्म था, हमारा धर्म था, हमारे जो स्वदेशी लोग थे, वो सभी क्या हतोत्साहित हो रहे थे। तो उस समय कवि भूषण निकल कर आए और हमारे जो राष्ट्रीय नायक थे उस समय, जो बड़े बड़े योद्धा हुए, राजा हुए, जिन्होंने जो विदेशी आक्रमणकारी थे इनके खिलाफ युद्ध लड़े, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा, लोगों को समझाने का प्रयास किया, स्वदेश प्रेम के बारे में बताया, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की, साथ के साथ लोगों को ये बताया कि हम भी सक्षम हैं विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो ये है पूरा का पूरा आपका कवि भूषण के बारे में। आपको, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीति काव्य, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीति का विवेचना प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है, रीति काल है उसके अंदर किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना, एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो और एग्जाम के समय, लास्ट समय में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्लास डाल देता हूं, जहां से सारे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको वो देखनी है वो क्लास, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट अगर जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। काफी बच्चों का सवाल है, सर जो ये पीडीएफ पढ़ा रहे हो ये आपको कहां पर मिलेगी? तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, जैसे उस पर क्लिक करोगे आप हमारे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल, ये जरूरी चीज है। उसके बाद में कोने में जो आपके सामने जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हिंदी सर्च कर लेना भाई। जैसे आप हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, हिंदी लिटरेचर पूरा सर्च करना है, तब आपको हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। चलिए भैया, अब आगे का जो प्रश्न आपके सामने, रीति की विवेचना को प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी को रीति युग भी कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है
उसके अंदर लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी का समय है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? रीति युग का। क्योंकि इसी जो 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर ही जो जितना भी हिंदी साहित्य लिखा गया वो आपके सामने उसमें अलंकारों का, छंदों का और आपके सामने रीति सिद्ध काव्य काफी देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रीति युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में काव्य रचना विशेषकर काव्य शास्त्रीय नियम, रीति सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। मतलब इस समय जितना भी जो साहित्य रचना की गई ना, उसमें जो लिखने वाले जो जितने भी आपके सामने लेखक थे, सब के सब ने क्या क्या आपके सामने जो साहित्य की रचना की, उसको काव्य के जो नियम होते हैं, रीतिकाल के जितने जो नियम होते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने साहित्य की रचना की। क्या क्या जो आपके सामने काव्य रचना है, उसको नियम कायदों के हिसाब से इन्होंने रचना करनी शुरू की थी। इस युग के साहित्य को समझने के लिए रीति की अवधारणा को समझना जरूरी है। मतलब इस काल के अगर आपके सामने अगर साहित्य को समझना चाहते हो तो रीति के अवधारणा, मतलब कैसे नियम कायदों के आधार पर साहित्य की रचना की जाती है, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। रीति के अर्थ और स्वरूप की बात करें, रीति का सामान्य अर्थ होता है पद्धति, मार्ग या शैली। मतलब रीति का अर्थ यही होता है कि कोई भी साहित्य की रचना किस तरीके से की जाती है, किस पद्धति के माध्यम से, किस मार्ग या शैली से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है, उसी को रीति के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र में रीति से तात्पर्य होता है काव्य की वह शैली या संरचना जिसके माध्यम से रस, गुण या अलंकार की अभिव्यक्ति होती हो। मतलब काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ यही होता है कि कोई शैली, किसी शैली या संरचना, मतलब किस शैली में आप साहित्य की रचना करते हो, उसी को रीति के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से रस, गुण व अलंकारों की अभिव्यक्ति होती है। जिसके माध्यम से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो रस हैं, गुण है या अलंकार है, उनका उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग प्रकार के जो रस, वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, आपके सामने अलग अलग प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है संस्कृत आचार्य वामन के अनुसार रीति आत्मा काव्य, रीति ही काव्य की आत्मा। मतलब रीति काव्य काव्य, मतलब इसमें क्या लिखा गया, जो संस्कृत के जो आचार्य वामन है, जिन्होंने आपके सामने जो रस के बारे में बताई थी, उसी के बारे में कहते हैं आपके सामने कि रीति है, जिस नीति नियमों से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है, वो आपके सामने कोई भी काव्य होती है उसकी आत्मा होती है। क्या होती है? कोई भी काव्य है उसकी आत्मा के रूप में आपके सामने रीति को जाना जाता है। रीति काल में कवियों के काव्य शास्त्र के नियम क्या क्या हुआ करते थे? मतलब रीति काल में जो कवि हुआ करते थे उनके काव्य शास्त्र के क्या नियम होते थे? रीति काल में कवियों के काव्य शास्त्र का जो नियम है, इसमें रस का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? रस का बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता था। अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता था। जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं, उनका प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता था। नायिका भेद, जो आपके सामने कोई भी स्त्री है, उसके आपके सामने जो रूप चित्रण की आपके सामने बात देखने को मिलती थी। किसकी? जो नायिका है या आपके सामने स्त्री है, उसके रूप चित्रण की बातें देखने को मिलती थी, उसके रूप चित्रण के बारे में देखने को मिलता था। गुण दोष, गुण दोष क्या है? कोई भी स्त्री है, उसके कोई भी आपके सामने या कोई भी साहित्य, उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, दोनों के बारे में, गुण व दोष के बारे में भी बातें होती थी। किसके बारे में? गुण या दोष, दोनों के बारे में भी बातें होती थी। रीति प्रकार, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो साहित्य के अंदर ग्रामर से, अलंकारों से संबंधित जो चीजों का प्रयोग किया जाता था। आदि का विशद विवेचना और उसी के आधार पर काव्य की रचना की गई। मतलब जो जितने भी जो साहित्यकार थे, इन सभी जो नियमों का प्रयोग किया गया, अलग अलग प्रकार के रस हो गए, चाहे अलंकार हो गया, चाहे नायिका भेद हो गया, चाहे गुण दोष हो गया, चाहे रीति प्रकार हो गए, इन सभी चीजों का आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया गया। इस काल के प्रमुख आचार्य कवि जैसे केशवदास, बिहारी भूषण ने रीति सिद्धांतों को अपने काव्य में निरूपित करने का काम किया। क्या क्या? जो अलग अलग प्रकार के आचार्य हैं, जैसे केशवदास का उसमें नाम आता है, बिहारी का नाम आता है और भूषण का नाम आता है, उन्होंने क्या किया? रीति सिद्ध को अपने काव्य में निरूपित किया। क्या क्या? जो रीति सिद्ध, मतलब जो साहित्य के अंदर जो अलंकार, रस, नायिका भेद जैसे आपके सामने जो साहित्य के जो सिद्धांत होते हैं, उनको अपने साहित्य के अंदर अपनाने का काम किया। समझ में आ गया? तो ये जो अलग अलग प्रकार के साहित्यकार हैं, इन्होंने अपने जो साहित्य के अंदर जो रीति नियम कायदे होते थे, उनको अपनाने का काम किया गया। रीतिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां क्या होती हैं? पहला होता है श्रृंगार प्रधानता। रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता रही। मतलब जो रीति काल का समय रहा, उसके अंदर आपके सामने श्रृंगार रस,
प्रेम की भावना से संबंधित जो साहित्य है उसकी अधिक से अधिक रचना की गई। किससे संबंधित? प्रेम भावना से संबंधित जितना भी साहित्य है उसकी रचना ज्यादा से ज्यादा की गई। विशेषकर राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित, किससे संबंधित? आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है और राधा जी है, उनका जो प्रेम किस प्रकार से था इससे संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लग गई। नायिका भेद, जो आपके सामने जो कोई भी स्त्री होती है उसके रूप चिंतन से संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लगी। और संगारिक, प्रेम भाव से संबंधित आपके सामने जो साहित्य है उसका संजीव चित्रण देखने को मिला। किसका? उसका वास्तविक चित्रण देखने को मिला। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का कलात्मक वर्णन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? संयोग और वियोग, मतलब जब कोई प्रेमी और प्रेमी जब आपके सामने उनमें मिलन होता है तो संयोग रस, और वियोग जब अलग जाते हैं तो अलग होता है तो उसको वियोग रस। दोनों का आपके सामने विशेषता से या विशेष रूप से आपके सामने प्रयोग किया जाने लगा। किसका? संयोग रस का और वियोग रस, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने विशेषकर प्रयोग किया जाने लग गया। अलंकार प्रधानता, इस युग में अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ। मतलब ये जो आपके सामने युग है इसके अंदर अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक जैसे अलंकारों से काव्य को अलंकृत किया गया। कैसे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास और यमक अलंकार जैसे जो प्रमुख अलंकार हैं इनका आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया जाने लगा है। कौन सा? जो साहित्य होता है इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास व यमक जैसे अलंकार हैं, इन सब अलंकारों का खूब प्रयोग किया जाने लग गया था। कहीं कहीं पर आपके सामने अलंकारों की अधिकता से भाव गुण हो जाता था। मतलब अलंकारों का इतना प्रयोग कर लिया जाता था कि जो वास्तविक भावना आनी चाहिए, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि आप जो भी कोई भी साहित्य होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। कैसा प्रयोग कर सको? कोई भी साहित्य होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। इसीलिए जो साहित्य होता है उसकी जो वास्तविक भावना जाती है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। समझ में आ गया? तो अलंकारों की अधिकता के कारण जो भावना है वो कहीं ना कहीं आपके सामने पीछे छूट रही थी। अगले वाला पॉइंट है नायिका भेद का विवेचना होना। नायिका के प्रकार, अवस्थाएं, भाव, भंगिमाओं का सूक्ष्म विश्लेषण इस काल की विशेष प्रवृत्ति रही। मतलब जो नायिका है, कौन? जो नायिका है आपके सामने, उनके कितने प्रकार हुआ करते थे, उनकी अवस्थाएं और भाव भंगिमाएं, मतलब किस प्रकार की वो कृत्य करती थी। कि राधा के आपके सामने, राधा जी कैसे कैसे आपके सामने जो राधा भगवान माता राधा के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में कैसे प्रेम था, कैसे सजा करती थी, किस किस अवस्थाओं में रहा करती थी, उसके बारे में आपके सामने विशेष रूप से बात किया गया है। काव्य में सौंदर्य वर्णन अत्यंत कलात्मक रूप से देखने को मिलता है। जो काव्य है उसके अंदर सौंदर्य का कि जो बात किया गया है उसमें बहुत ही ज्यादा कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा रूप देखने को मिलता है? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। दरबारी कवि, अधिकांश कवि राजश्रय प्राप्त करते थे। जो अधिकारी कवि हुआ करते थे आपके सामने वो राजा के आश्रय में काम करते थे। क्या काम करते थे? जो कोई भी राजा होता है उसके आश्रय के अंदर अपना जो साहित्य उसकी रचना क्या करते थे। अंत दरबार की प्रशंसा करना, राजा की वीरता व विलासिता का चित्रण देखने को मिलता है। क्या होता है? जो दरबार है, जो लेखक है, वो आपके सामने जो अपनी राजा की खूब प्रशंसा किया करते थे कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया, इस प्रकार का जीवन जीते थे, भोग विलासिता कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में वो खूब चित्रण किया करते थे। समझ में आ गया? तो राजा के आश्रय में लिखते थे भाई अब कोई भी आपको कोई काम करने के प्रति 2 पैसा देगा तो आप बढ़ाई करोगे, वो इसके प्रति उनका काम यही था बढ़ाई करने का। तो अधिकतर राजा के आश्रय में काम किया करते थे और उनकी खूब वीरता की, साहस की खूब बढ़ाई हुआ करती थी। ब्रज भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? ब्रज भाषा का। रीति काल में ब्रज भाषा साहित्य प्रमुख रहा जिसमें मधुरता, सरलता और श्रृंगार रस प्रभावी बनाया। मतलब रीति काल के अंदर जो ब्रज भाषा है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। प्रेम भाव से, समसरता से और श्रृंगार रस को बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। किसकी? मधुरता से साहित्य की रचना की जाती थी और सभी लोगों को साथ लेकर आपके सामने साहित्य का, श्रृंगार रस का, कौन से रस का? श्रृंगार रस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाने लग गया। अगले वाला पॉइंट है रीति ग्रंथों की रचना। इस युग में काव्य शास्त्र संबंधित अनेक रीति ग्रंथों की रचना हुई। मतलब ये जो काल रहा इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक प्रकार के जो रीति ग्रंथ हैं, जो किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं उनकी रचना देखने को मिली।
जिसमें काव्य को नियमों का विस्तृत वर्णन है, मतलब कोई भी काव्य की रचना की जाए तो उसको किस किस प्रकार से रचित किया जाना चाहिए, इस प्रकार के जो काव्य के नियम होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। क्या किया जाने लगा? उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था। भाव की उपेक्षा कला पर बल। रीति काल में भाव की उपेक्षा काव्य कला और शिल्प पर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब रीति काल होता था, इसमें भावनाओं पर जोर नहीं था, समझ में आ गया, बल्कि काव्य कला मतलब किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, उसमें अलंकार, छंद और इन सब चीजों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। काव्य सौंदर्य की तकनीक को परखा गया, मतलब किस प्रकार से जब साहित्य की रचना की जाए तो किस तरीके से साहित्य को अपन और बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा था। समग्र मूल्यांकन की बात करें, रीतिकालीन साहित्य अलंकार और श्रृंगार की दृष्टि से समृद्ध है। मतलब रीतिकालीन साहित्य है ना, ये अलंकारों का इसमें बहुतायत में प्रयोग होता था और श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। कौन सा? अलंकारों का और साहित्य श्रृंगार रस का, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने खूब प्रयोग किया जाता था। कौन से का? अलंकारों का, और जो श्रृंगार रस है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। यद्यपि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना उपेक्षाकृत कम थी, लेकिन जो समाज की बात थी और जो राष्ट्रीयता की भावना, मतलब समाज में लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, इसके बारे में बहुत कम बात होती थी। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभक्ति की बात, सारे के सारे संपूर्ण भारत देश की बात बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी भाषा, शैली और काव्य कला का विकास इसी काल में हुआ। लेकिन कोई भी भाषा है, जैसे ब्रज भाषा हो गई, हिंदी भाषा, इन सब प्रकार की क्षेत्रीय अवधी भाषा, इन सब भाषाओं का यहाँ पर क्या होता, बहुत ज्यादा विकास हुआ। साहित्य को लिखने की शैली, इस एक बेहतर साहित्य आप कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार की शैली का भी आपके सामने जो विकास किस कहां पर होता है, आपके सामने रीति काल के अंतर्गत होता है। निष्कर्ष की बात करें, रीति काव्य वह काव्य शैलीगत व्यवस्था है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। मतलब रीति काव्य क्या है? इस प्रकार से एक शैली के हिसाब से लिखे जाने वाली व्यवस्था होती है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। क्या होता है? जो रीतिकालीन साहित्य है उसका निर्माण होता है। श्रृंगार प्रधान, अलंकारिता, नायिका भेद और दरबारी प्रवृत्ति और ब्रज भाषा का माधुर्यता देखने को मिलता है। क्या होती है? श्रृंगार रस का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, नायिका भेद, जो आपके सामने महिलाओं से संबंधित जो साहित्य होता था उनकी रूप चित्रण की बातें इसी काल में देखने को मिलती है। इसी तरीके से हिंदी साहित्य की काव्य शिल्प और अपनी भाषा समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय था। तो बच्चों, ये था आपका जो रीति की विवेचना को प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अपन पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।